गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ पर हमने सबसे पहले देखा था कि जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है उनको ऑपरेट कराने के लिए कांस्टेंट पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो कांस्टेंट पावर सप्लाई के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे डीसी ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसमें डीसी सप्लाई, और जो एसी ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है उनमें एसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। लेकिन जो पावर सप्लाई में फ्लैक्चुएशन अधिक होने के कारण क्या है कि उन्हें कांस्टेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रयोग करते हैं। यदि वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन अधिकतम होता है तो आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी एफिशिएंसी और लाइफ टाइम दोनों ही क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। इसलिए हम वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रयोग करते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका स्टैटिक या मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर, सेकंड होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो इन दोनों के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कशन कर लिया था। इस क्लास में हम जो आपका लास्ट टॉपिक है सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। ठीक है, तो जो सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है इसमें जो मुख्य वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो सर्वो मोटर पर बेस्ड होता है। अब आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि सर्वो जो मोटर होती है वो टू टाइप्स की होती है, एसी सर्वो मोटर और डीसी सर्वो मोटर। लेकिन स्पीड कंट्रोल बेस्ट के लिए हम डीसी सर्वो मोटर का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमें इस स्टेबलाइजर में आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए सर्वो मोटर की आवश्यकता पड़ेगी। वो भी कौन सी होगी, डीसी होगी। अब उसे डीसी को ऑपरेट कराने के लिए हमें डीसी सप्लाई की आवश्यकता होगी। तो डीसी सप्लाई के लिए हम वहां पर रेक्टिफायर यानी सेंसिंग डिवाइस और कंपैरेटर का यूज भी करेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो सर्वो मोटर पर बेस्ड होता है। जबकि इससे पहले हमने जो स्टैटिक या मैनुअल पढ़ा था उनमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज की गई थी, जैसे आईजीबीटी हो गया, तो वो आईजीबीटी ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो इसकी आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू 220 वोल्ट प्लस माइनस 1 वोल्ट होता है। यानी कि इसमें या तो आपका आउटपुट वोल्टेज 1 वोल्ट अधिक होगा या 1 वोल्ट क्या होगा, कम होगा। जबकि हमने इससे पहले स्टैटिक पढ़ा था तो उसमें क्या होता था, आपका 200 वोल्ट से आपका 230 वोल्ट के मध्य होता था। वहां पर वेरिएशन क्या होता था, अधिक रहता था। जबकि यहां पर वेरिएशन क्या है, कम है। तो यहां पर इसकी रेंज कहां से कहां होगी, 219 वोल्ट से लेकर के 221 वोल्ट के मध्य होगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है इसकी आउटपुट वोल्टेज। इसके बाद में आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है या कंपोनेंट की, कंपोनेंट। ठीक है, तो इसमें जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है इसमें आपका होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है उसका सिंबल आपने देखा होगा कि ये कॉमन पॉइंट रहता है आपका, ये कॉमन, और ये आपका क्या होता है, वाइपर आर्म बोल सकते हैं इसे। हम क्या बोल सकते हैं, वाइपर आर्म बोल सकते हैं।
ठीक है, तो जो वाइपर आर्म है ये आउटपुट साइड में रहेगी और ये आपका क्या है, इनपुट साइड है। क्या है, इनपुट साइड है ये आपका। ठीक है, इनपुट साइड है। सेकंड आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि यहां पर हम क्या करेंगे, एक आपका बक बूस्ट ट्रांसफॉर्मर भी यूज करेंगे, जिसे हम क्या बोल सकते हैं कि सीरीज कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर भी बोल सकते हैं। तो बक बूस्ट ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद में हम यहां पर क्या रखेंगे, सेंसिंग डिवाइस यूज किया जाती है। उसके बाद में ध्यान में रखना है कि हम यहां पर कंपैरेटर के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे, ओप एम्प यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करेंगे। इसके अलावा इसमें जो सर्वो मोटर होती है, सर्वो मोटर, ठीक है, तो आप सभी को पता है कि सर्वो मोटर होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक तो होता है आपका डीसी सर्वो मोटर, कौन सी होती है, डीसी सर्वो मोटर, और दूसरी होती है आपकी एसी सर्वो मोटर। ठीक है ना, तो जो डीसी सर्वो मोटर है इसका क्या है, स्पीड कंट्रोल बेस्ट होता है, इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि जो सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर है उसमें कौन सी प्रयोग करते हैं, हम हमेशा यहाँ पर आपकी डीसी सर्वो मोटर यूज करते हैं। तो सर्वो मोटर में होता क्या है एक्चुअल में, कि जो आपकी नॉर्मली डीसी मोटर होती है उसके जो आर्मेचर का जो शाफ्ट होता है, यानी उसका जो आर्मेचर होता है, और आर्मेचर से हमेशा ट्रांसड्यूसर के माध्यम से जो मैकेनिकल एनर्जी है उसे इलेक्ट्रिकल में चेंज की जाती है। उसके बाद में कंपैरेटर से योजित किया जाता है। कंपैरेटर क्या करता है, इनपुट और आउटपुट के मध्य डिफरेंस जनरेट करता है और उसको एम्पलीफायर को दिया जाता है, और एम्पलीफायर क्या करता है, हमेशा उसके डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है, जिससे आपकी क्या होती है, वहां पर उसकी स्पीड कंट्रोल हो जाती है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एसी और डीसी दोनों मोटर है, लेकिन इसमें क्या है कि कंट्रोल सिस्टम यूज किया जाता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, वहां पर ट्रांसड्यूसर होता है, इसके अलावा आपका कंपैरेटर होता है और एम्पलीफायर होता है। ये 3 कंपोनेंट इसमें अलग से संयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो वो आपकी कौन सी होगी, डीसी सर्वो मोटर। यहां पर डीसी सर्वो मोटर ही क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसका स्पीड कंट्रोल क्या है, एसी की तुलना में बेस्ट है। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके सर्वो मोटर। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, बक बूस्ट सीरीज ट्रांसफॉर्मर, सेंसिंग डिवाइस, कंपैरेटर और सर्वो मोटर। और इसके अलावा हम यहाँ पर जो ड्राइव सर्किट होता है, सर्वो मोटर ड्राइव सर्किट होता है, उसका भी यूज करते हैं। तो ड्राइवर सर्किट का भी क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स है इसमें सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में। अब देखिए हम इसकी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे यहां पर मैंने सबसे पहले क्या लिया है, आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर ले लिया। ठीक है, यहां पर ठीक है, यहां पर मैंने ऑटो ट्रांसफॉर्मर ले लिया। ठीक है, ये आपका फेज है और ये आपका क्या है, न्यूट्रल है। ठीक, और यहां पर मैं क्या संयोजित कर देता हूं, बक बूस्ट
ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो यहां पर ये आपका क्या है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। तो यहां पर हम क्या दे रहे हैं, सिंगल फेज एसी सप्लाई। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए मैंने कॉमन पॉइंट है वो यहां पर ले लिया है, कॉमन पॉइंट। ठीक है, और एक आपका क्या होगा, वाइपर आर्म होगी, इसमें क्या होगी, वाइपर आर्म। ठीक है, इसे नाम दे देता हूं बी और इसे नाम दे देता हूं ए पॉइंट। ठीक है, तो ये तो आपका क्या है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, और ये यहां पर क्या संयोजित किया है मैंने, यहां पर आपका बक बूस्ट ट्रांसफॉर्मर। ये आपका क्या है, यहां पर बक बूस्ट ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब इसके बाद में मैं यहां पर क्या करता हूं, ये जो आर्म है ए, जो आर्म है आपकी ए, इस आर्म से मैंने यहां पर क्या संयोजित कर दी है, आपकी सर्वो मोटर संयोजित कर दी है। ठीक है, सर्वो मोटर संयोजित कर दी। ठीक है ना, तो ये यहां पर क्या है, आपकी सर्वो मोटर है, ये इससे कनेक्टेड है। तो ये आपकी सर्वो मोटर। ठीक है, इसके अलावा ध्यान में रखना है कि यहां पर आपका क्या है, डीसी आउटपुट है, क्या है, डीसी सॉरी कांस्टेंट एसी आउटपुट, कांस्टेंट नियत कांस्टेंट एसी आउटपुट। ठीक है, नियत आयाम का। ठीक है, एसी है लेकिन उसका आयाम क्या है, नियत है, फ्लैक्चुएटिंग नहीं है। अब यहां पर मैंने सबसे पहले क्या संयोजित कर दिया है, सेंसिंग डिवाइस। क्या संयोजित कर दिया है, सेंसिंग डिवाइस। ये आपका यहां पर सेंसिंग डिवाइस कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस सेंसिंग डिवाइस के आउटपुट को मैंने यहां पर इस कंपैरेटर को दिया है और यहां पर मैंने रेफरेंस वोल्टेज ले ली है, यहां से V रेफरेंस वोल्टेज ली है। ठीक है, और इस कंपैरेटर का, ये क्या है आपका कंपैरेटर। ठीक है, इस कंपैरेटर के आउटपुट को क्या है, इस कंपैरेटर के आउटपुट को मैंने ड्राइवर सर्किट में दिया, इसमें ड्राइवर सर्किट में दिया। ठीक है, किसमें दिया है, ड्राइवर सर्किट में। ठीक है, तो ये बेसिक क्या है, इसका डायग्राम है, इसका सर्वो का। अब देखिए इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही आपने इनपुट सप्लाई हाई वोल्टेज दी है, तो जैसे ही हाई वोल्टेज दोगे तो यहां पर हाई वोल्टेज होगी और ये टर्मिनल इस वाली साइड पे होगा। ठीक है, तो अब क्या है कि दोनों की डायरेक्शन सेम होने के कारण, ठीक है,
आउटपुट पे आपको हाई प्राप्त होगा, और जब आपका आउटपुट हाई होगा तो सेंसिंग डिवाइसेस है वो क्या करेगी, हाई वोल्टेज को सेंस करेगी, और इस सेंसिंग डिवाइसेस में आपके रेक्टिफायर वगैरह संयोजित रहते हैं। क्यों कि यहां पर हमने जो सर्वो मोटर यूज की है वो कौन सी है, डीसी सर्वो मोटर। तो यहां पर इसको ऑपरेट कराने के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता होगी। तो ये सेंसिंग डिवाइसेस क्या करती है, उस वोल्टेज को सेंस करती है, उसके बाद में एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। तो यहां पर ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है सेंसिंग डिवाइसेस से प्राप्त वोल्टेज और रेफरेंस वोल्टेज से कंपैरिजन कराता है। यदि ये वोल्टेज हाई होती है तो यहां पर इस ऑप एम्प का आउटपुट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। आउटपुट नेगेटिव होगा तो यहां पर ड्राइवर सर्किट के माध्यम से क्या होगा कि इस सर्वो मोटर को कंट्रोल किया जाएगा और आपकी वोल्टेज को, आउटपुट वोल्टेज को नियंत्रित कर लिया जाएगा। अब यदि यहां पर इनपुट वोल्टेज कम होती है तो यहां पर जो बूस्ट आपका बक बूस्ट ट्रांसफॉर्मर होता है तो यहां पर भी लो वोल्टेज होगी, तो यहां पर आपको क्या मिलेगी, लो वोल्टेज। अब की बार क्या होगा कि यहां पर ये सेंसिंग डिवाइस जब आउटपुट वोल्टेज को सेंस करेगी तो वो क्या है, लो वोल्टेज है। तो यहां पर जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसकी जो इनपुट रेफरेंस वोल्टेज है उसका मान अधिक होगा, उसका मान अधिक होगा तो आउटपुट हमेशा आपको क्या प्राप्त होगा, पॉजिटिव प्राप्त होगा। और सेंसिंग डिवाइसेस में जो लगी रिले होती है उसकी कॉइल क्या करेगी, उसको सेंस करेगी कि कॉइल एक्टिवेट हो चुकी है। जब कॉइल एक्टिवेट हो जाएगी तो यहां पर ये इसको अधिक पॉजिटिव सप्लाई देगी, जिसके कारण यहां पर क्या होगा, वोल्टेज वापस से आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यदि हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें सर्वो मोटर की, तो सर्वो मोटर की जैसे कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो जैसे ये आपका फील्ड है और ये आपका आर्मेचर। ठीक है, तो ये कौन सा है, सेपरेटली एक्साइटेड है। ये कौन सी है, सेपरेटली एक्साइटेड। तो यहां पर आपका क्या प्राप्त हो रहा है, आउटपुट। ठीक है, और यहां से क्या देते हो आप, इनपुट। तो इसका जो आउटपुट होगा वो सबसे पहले किस में दिया जाएगा, ट्रांसड्यूसर में दिया जाएगा। ठीक है, और ट्रांसड्यूसर से इसका जो आउटपुट होगा वो किस में दिया जाएगा, कंपैरेटर में दिया जाएगा। और कंपैरेटर में इधर से इनपुट दिया जाएगा फील्ड पर। कंपैरेटर कंपेयर करता है और किसको देता है, एम्पलीफायर को देता है। जैसे मान लीजिए ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, तो मैं डायरेक्ट एम्पलीफायर, और इस एम्पलीफायर का आउटपुट किसका दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा फील्ड को। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए आउटपुट लो है, आउटपुट लो होगा तो ट्रांसड्यूसर कम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, और कम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा तो यहां पर जो कंपैरेटर है उसकी जो इनपुट यानी रेफरेंस वोल्टेज है उसके साथ तुलना होगी तो पॉजिटिव वोल्टेज अधिक प्राप्त होगी, और यहां पर फील्ड में एक्साइटेशन बढ़ जाएगा। तो फील्ड में एक्साइटेशन बढ़ जाएगा तो यहां पर वापस से इसके द्वारा उत्पन्न की गई मैकेनिकल एनर्जी बढ़ जाएगी। अब यदि अधिक होती है यांत्रिक ऊर्जा तो ट्रांसड्यूसर अधिक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, और वो विद्युत ऊर्जा क्या होगी, रेफरेंस से अधिक होगी। तो यहां पर कंपैरेटर का आउटपुट होगा वो नेगेटिव होगा, और जब नेगेटिव इसको दिया जाएगा तो फील्ड का एक्साइटेशन कम हो जाएगा, और जब फील्ड का एक्साइटेशन कम हो जाएगा तो यहां पर यांत्रिक ऊर्जा वापस से क्या होगी, कम उत्पन्न होगी। तो ये जो प्रोसीजर होता है किस भाग का होता है, सर्वो मोटर
का होता है। तो ये आपका किसका डायग्राम है यहाँ पर, सर्वो मोटर का। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो टी का मतलब यहां पर क्या है, ट्रांसड्यूसर का है, ट्रांसड्यूसर का है। सी का मतलब क्या है यहाँ पे, कंपैरेटर का है। और एम्पलीफायर, ए का मतलब यहां पे क्या है, एम्पलीफायर से। ठीक है, तो अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जब आपकी वाइपर ऊपर की तरफ होगी, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है वर्किंग में, ये क्या है आपकी वाइपर आर्म है, वाइपर आर्म है। ठीक है, कि जब वाइपर आर्म अपवर्ड मूव करती है तो वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है। तो अब देखिए फर्स्ट केस हमने क्या लिया है कि जब वाइपर आर्म अपवर्ड मूव करती है तो वोल्टेज बढ़ता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जब यहां से आपने हाई इनपुट सप्लाई दी तो वो हाई इनपुट सप्लाई कहां पर प्राप्त हुई, आपको आउटपुट में प्राप्त हुई। और जैसे ही आउटपुट में प्राप्त होगी तो सेंसिंग डिवाइस हाई वोल्टेज को सेंस करेगा और उसे रेक्टिफाई कर देगा किसमें, एसी को डीसी में। तो यहां पर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर प्राप्त वोल्टेज क्या है, हाई है, और रेफरेंस वोल्टेज से मान क्या होगा, अधिक होगा, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जब नेगेटिव सप्लाई किस पर आएगी, आपके सर्वो मोटर पर आएगी। तो सर्वो मोटर पर आएगी यहां पर फील्ड पे, तो एक्साइटेशन कम हो जाएगा, और एक्साइटेशन कम हो जाएगा तो इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आपकी वाइपर आर्म क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, सेकंड केस में आपको ध्यान में रखना है कि जब वाइपर आर्म ए बराबर बी पॉइंट पर होती है, पॉइंट पर होती है, तो जब ये दोनों एक ही पॉइंट पे होगी तो उस समय ना तो बक होगा ना ही क्या होगा, बूस्ट होगा। तो नो बक एंड नो बूस्ट। ठीक है, और थर्ड केस क्या होगा कि जब आपकी ये जो वाइपर आर्म है ये कहां आ जाएगी, नीचे की तरफ आ जाती है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, एंटी डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब वाइपर आर्म डाउनवर्ड मूव करती है, डाउनवर्ड मूव करती है, तो वोल्टेज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, यदि हम ऑटोमेटिक की सर्वो के साथ तुलना कराते हैं तो दोनों में डिफरेंस केवल क्या आता है, यहाँ पे सर्वो मोटर का ही है मेनली। क्यों कि यहाँ पर क्या होता है, ऑटोमेटिकली ही कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, किसका, सर्वो मोटर का, जबकि वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, IGBT इन सब का यूज करते हैं। ठीक है ना, IGBT का उनका। तो ये क्या है, रोटेटिंग डिवाइस है,
और वो क्या है, आपकी स्टैटिक डिवाइस थी। ठीक है ना, हमेशा ध्यान में रखना है दोनों में डिफरेंस क्या है, कि इसमें हमने क्या है वर्किंग ऑपरेशन के लिए सर्वो मोटर का यूज किया है, और सर्वो मोटर क्या होती है, रोटेटिंग डिवाइसेस, जबकि वहां पर हम क्या प्रयोग करते थे, रेक्टिफायर, आईजीबीटी, मॉसफेट, इन सब का प्रयोग करते थे, इसलिए वो स्टैटिक डिवाइसेस हैं। ठीक है ना, तो यदि वैसे उस प्रकार से तुलना करते हो तो इसका साइज उसकी तुलना में बड़ा होता है, इसमें नॉइज अधिक होती है, डिस्टोरेशन अधिक होता है, इसके अलावा इसका कंट्रोलिंग जो टाइम होता है वो भी क्या होता है, उसकी तुलना में अधिक होता है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि जब आपकी वाइपर आर्म अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो इसमें क्या होगा, करंट डायरेक्शन सेम रहेगी। ठीक है ना, जब आपकी वाइपर आर्म कहां मूव करती है, ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में, तो करंट डायरेक्शन दोनों में सेम होगी, तो उस कंडीशन में आपको हाई वोल्टेज प्राप्त होगा। यही पॉइंट हमने लिखा है। सेकंड केस में यदि दोनों ही क्या होती है, सेम पोजीशन पे होता है, तो ये वोल्टेज काउंट नहीं होगी, तो सेम वोल्टेज रहेगी जो इनपुट पर दी गई है। थर्ड केस में क्या है कि जब आपकी वाइपर आर्म डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो करंट इस प्रकार से फ्लो होगा। ठीक है, तो उस केस में हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि डायरेक्शन क्या हुए, विपरीत, तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, इसका ऑपरेशन है। ठीक है ना, तो ध्यान में रखना है कि जो आपकी सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है, ये स्टैटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर की तुलना में अधिक नॉइजी, अधिक वेट वाला और सर्किट कॉम्पैक्ट होता है इसका। ठीक है, और यदि इसकी वोल्टेज स्टेबिलिटी की बात करेंगे हम, तो इसकी जो वोल्टेज स्टेबिलिटी होती है वो 2% तक होती है, जबकि स्टैटिक की क्या होती है, 1% तक होती है। तो अब लास्ट पॉइंट आता है इसमें कंपैरिजन का, तो उसे भी हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर, ठीक है, यहां पर एक तो लिखता हूं मैं स्टैटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर, और दूसरी तरफ लिखता हूं मैं सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। देखिए इनमें दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है ना, ठीक है, अब ध्यान में रखना है आपको यहां पर कि सबसे पहले कि जो आपका स्टैटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर कौन सा है, कि हमने देखा था कि जो ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर था तो उसमें वोल्टेज कंट्रोल के लिए हमने वहां पर रिले और ट्रांजिस्टर, या आप कह सकते हो बीजेटी, या आप आईजीबीटी का भी यूज कर सकते हो, तो वो दोनों किस में आते हैं, स्टैटिक में आते हैं। तो ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है वो किस में आएगा, आपका स्टैटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में आएगा। और इसमें क्या है कि वोल्टेज कंट्रोल के लिए हमने सर्वो मोटर का यूज किया है, इसलिए ये किस में आ रहा है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में। तो पहला पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि जो वर्किंग है, वर्किंग वो किस पर बेस्ड है, इसकी वर्किंग आईजीबीटी पर, आईजीबीटी। तो यहां पे स्टैटिक कौन सा है आपका, ऑटोमेटिक है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो आईजीबीटी पर आधारित रहती है इसकी वर्किंग, जबकि यहां पर इसकी किस पे रहती है, सर्वो मोटर पर, सर्वो मोटर पर। अब उसके बाद में ध्यान में रखना है कि सेकंड पॉइंट, कि ये जो डिवाइस होती है ये क्या होती है, स्थितिक होती है, यानी इसमें कोई भी घूर्णन करने वाला
पार्ट नहीं होता है, जबकि ये क्या होती है, रोटेटरी। रोटरी टाइप होती है, यानी इसमें सर्वो मोटर यूज की गई है। उसके बाद में यदि हम बात करें नॉइज एंड डिस्टोरेशन की, नॉइज इसमें क्या होती है, लेस होती है, क्योंकि स्थैतिक डिवाइस है। इसमें क्या होती है, मोर होती है, यानी अधिक होती है नॉइज। इसके अलावा इसमें यदि वेट की बात की जाए, वेट, तो इसमें वजन क्या होता है, कम होता है, और इसमें क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है। इसके अलावा ध्यान में रखना है कि इसका जो वोल्टेज स्टेबिलिटी होता है वो 1% तक होता है, जबकि इसका कितना होता है, 2% तक होता है। ठीक है। और इसका जो कंट्रोल टाइम होता है, क्या होता है, कंट्रोल टाइम, यानी कंट्रोलिंग में जो समय लेता है, तो वो समय आपका होता है यहां पर जैसे 30 मिली सेकेंड, 30 मिली सेकेंड टू 60 मिली सेकेंड। ठीक है ना। इसका कितना होता है, 30 मिली सेकेंड से लेकर के 50 मिली सेकेंड, और इसका जो टाइमिंग होता है वो होता है 50 मिली सेकेंड से लेकर के 5 सेकेंड तक होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि जो स्टैटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं वो कम कॉम्प्लेक्स यानी कम जटिल परिपथ का यूज करते हैं, जबकि यहां पर आपका क्या है, अधिक जटिल है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका स्टैटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है उसमें जो फॉल्ट सेंसिंग डिवाइसेस की जाती है, यानी ओवर करंट प्रोटेक्शन यूज की जाती है, वो क्या होती है, अधिक रिलायबल होती है, और उसमें एक्स्ट्रा कंपोनेंट की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि यहाँ पर ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा कंपोनेंट की आवश्यकता होगी। ठीक है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही है कि इसमें जो सर्वो मोटर है, क्या है, सर्वो मोटर है। इस सर्वो मोटर के लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा कंपोनेंट की आवश्यकता होती है, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, कंपैरेटर हो गया, एम्पलीफायर। तो इस मेथड से हमेशा क्या होता है, इसका आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल होता है। तो ये जो आपका सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है, इसका यूज हम जनरली क्या करते हैं, हाई प्रिसीजन वाले एरियाज में करते हैं, यानी जहां पर आपको विद इन सेकेंड्स किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना होता है, वहां पर यूज भी कर सकते हैं। लेकिन आपका जो स्टैटिक वोल्टेज डिवाइसेस होता है, स्टैटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है, उसका सबसे बेस्ट ये है कि ये स्टैटिक डिवाइस है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे IGBT होती है वो बहुत ही लेस वोल्टेज पे क्या होती है, ऑपरेट होती है, इसलिए उसका जो ऑपरेशन है वो इसकी तुलना में बेस्ट है। लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में यदि बात की जाए तो आपका कौन सा सबसे अच्छा है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर है। ठीक है। जो क्या करता है कि जो स्टैटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है उसके ड्रॉबैक को दूर करता है। तो इसके साथ ही आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।